उपभोक्ताओं की बिजली की दरों को भी 50% कम कर दिया गया है। पिछले 5 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई। दिल्ली की अपनी एक सशक्त अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2014-15 में वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4,51,154 करोड़ रुपए रहा। इसी दौरान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान 3.86% है, जबकि दिल्ली की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 1.4% है। देश के अन्य महानगरों की तुलना में दिल्ली की जनता का केंद्रीय करों में महत्वपूर्ण योगदान है और आकलन ये दर्शाता है कि ये योगदान 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि केंद्रीय करों में दिल्ली का हिस्सा वर्ष 2001-2 से केवल 325 करोड़ रुपए पर स्थिर है। इस वित्तीय विषमता के बावजूद राजस्व बढ़ाने की दिशा में मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही नागरिकों के कल्याण की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है। आर्थिक प्रगति के बावजूद समाज का एक बड़ा वर्ग विकास और खुशहाली के लिए मूलभूत और आवश्यक सुविधाओं से वंचित है। मेरी सरकार मानवीय संपदा में निवेश में दृढ़ विश्वास रखती है, इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोपरि मानते हुए पिछले वर्ष के बजट में इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व राशि आवंटित की गई और इन क्षेत्रों में अनेक नए कार्यों की शुरुआत की गई है। समाज के विकास और खुशहाली के लिए शिक्षा पहला कदम है। गुणात्मक शिक्षा के लिए बेहतर और पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार ने पिछले 1 वर्ष में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 25 नए स्कूल भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। स्कूलों में 7,279 अतिरिक्त क्लासरूम और 700 शौचालय बनाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। 4 खाली प्लॉटों पर स्कूल भवन के निर्माण का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। करीब 50 ग्राम सभाओं में खाली जमीन की पहचान कर ली गई है, जिन्हें नए स्कूल बनाने के लिए शिक्षा निदेशालय को आवंटित किया जाएगा। 205 स्कूलों में नए पानी के कनेक्शन की स्वीकृति दिल्ली जल बोर्ड को प्रदान की गई है, जिनमें पानी के कनेक्शन नहीं थे। स्कूल भवनों में इवनिंग शिफ्ट में नए स्कूल खोलने की संभावनाओं को पता लगाया गया और शिक्षा सत्र 2016-17 से 5 एक पाली स्कूलों में इवनिंग शिफ्ट भी शुरू होने वाली है। सभी सरकारी स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाने तथा जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए CCTV कैमरा लगाए जा रहे हैं। अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए बेहतर सुविधाओं के साथ साथ समर्पित और उत्साहित अध्यापक भी पर्याप्त संख्या में होना आवश्यक है। यदि एक अध्यापक की कक्षा में 80 से 100 विद्यार्थियों को पढ़ाना होगा तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा का स्तर में गिरावट आएगी। अध्यापक विद्यार्थी अनुपात को बेहतर बनाने के लिए मेरी सरकार ने शिक्षा निदेशालय ने 9,623 अतिरिक्त अध्यापकों के पदों को सृजन का अनुमोदन कर लिया है। अध्यापकों के सभी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस दौरान 12,585 गेस्ट अध्यापकों की नियुक्ति की गई है, ताकि सरकार स्कूलों में अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो। आरंभिक परियोजना के रूप में सरकार ने 54 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने का अनुमोदन किया है, जिनमें आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था होगी और गुणवत्ता शिक्षा पर बल दिया जाएगा। नीतिगत फैसलों के द्वारा स्कूलों में शिक्षा में उन्नति और संपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। खेलकूद की संस्कृति के विकास की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सरकार ने 10 खेलों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए पेशेवर स्पोर्ट्स अकादमियों और प्रशिक्षकों को नियोजित करने की स्वीकृति प्रदान की है। मेरी सरकार ने स्कूलों के खेल के मैदानों में जन सामान्य को भी स्कूल समय के बाद और छुट्टी के दिन खेलने की अनुमति दे दी है। इसी तरह बहुत कम भुगतान करने पर दिनांक 1/7/2015 से
सामान्य भी स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उपयोग कर सकेंगे। स्कूलों में मेधावी छात्रों को प्रमुख चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंट चिल्ड्रन स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई है। इसके अंतर्गत शिक्षा के लिए योग शिक्षकों के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेरी सरकार ने सरकारी तथा निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर विशेष बल दिया है। पहली बार शिक्षा निदेशालय ने दाखिले की प्रक्रिया में हेराफेरी रोकने के लिए केंद्रित ऑनलाइन लॉटरी का प्रक्रिया अपनाई है। ये प्रक्रिया आर्थिक रूप से पिछड़े बछड़े तथा कमजोर वर्गों के बच्चों में दाखिले में अपनाई गई, जिसमें स्कूल की निकटता को पैमाना बनाया गया है। सरकार ने स्कूलों की प्रणाली में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए दिल्ली विधानसभा में कई विधेयक पारित किए हैं। एक, निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा अधिक फीस वसूली को रोकने के लिए दिल्ली स्कूल खातों की जांच और अतिरिक्त फीस की वापसी विधेयक 2015। 2, प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा संशोधन विधेयक 2015। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार दिल्ली संशोधन विधेयक 2015। मेरी सरकार इन प्रस्तावित विधानों के लिए भारत सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही है। उद्योग, व्यवसाय और सेवा के क्षेत्रों में कौशल की मांग संवर्धा रहती है। दिल्ली में युवाओं को रोजगार पाने के लिए सरकार ने कौशल विकास पर विशेष बल दिया है। मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कौशल विकास के लिए कुशलता विकास योजना तथा महिलाओं के लिए ITI नंद नगरी स्थापित की गई है। ये संस्थान 2015-16 के सत्र से प्रारंभ हो गया है, जिनमें 167 प्रशिक्षु हैं। इस वर्ष के सत्र 2015-16 ITI मंगोलपुरी को शुरू कर दिया गया और 500 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। रणहोला, बक्करवाला तथा छतरपुर में ITI बनाने का कार्य चल रहा है। रणहोला तथा बक्करवाला में जमीन का अधिग्रहण किया गया है और लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्य सौंपा गया है। ITI छतरपुर को स्वास्थ्य विभाग की कॉम्पोजिट परियोजना के रूप देकर पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। उत्तर पूर्व, पश्चिम, मध्य तथा नई दिल्ली जिलों में 5 नए पॉलिटेक्निक बनाए जा रहे हैं। इनके लिए भूमि की पहचान कर ली गई। वर्तमान 9 पॉलिटेक्निक इकाइयों की प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया है। शिक्षा सत्र 2015-16 से विभिन्न क्षेत्रों में वोकेशनल प्रोग्राम भी शुरू किए गए। उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार विचार विमर्श के पश्चात कौशल विकास पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी नामक देश की पहली फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा बढ़ाकर इसे नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बना दिया गया है, जिसके लिए मेरी सरकार ने दिल्ली विधानसभा में एक विधेयक पारित किया और इस पर भारत सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। सरकार कौशल विकास की नई पहल और योजनाओं को एक व्यवस्थित प्रणाली में लाना चाहती है और विभिन्न व्यवसायों और कौशल विकास में डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए दिल्ली कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है। इस विश्वविद्यालय की स्थायी कैंपस के लिए भूमिका की पहचान कर ली गई। ये विश्वविद्यालय नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF के अनुरूप होगा।
दिल्ली के किसी विद्यार्थी को वित्तीय कारणों से उच्च शिक्षा या कौशल शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर न होना पड़े, इस उद्देश्य में दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास गारंटी स्कीम शुरू की गई, जिसके अंतर्गत दिल्ली के किसी भी श्रेणी या आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को कोई समानांतर राशि अंशदान नहीं करना होगा तथा ये स्कीम सभी विद्यार्थियों के लिए होगी। नए उद्योगों की स्थापना के लिए दिल्ली को आकर्षक स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे रोजगार और व्यवसाय गतिविधियां बढ़ेंगी। R&D अर्थात अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने, नवीन व्यावसायिक सोच तथा प्रौद्योगिकी को पोषित करने तथा इन विचारों को व्यावसायिक दृष्टि से उत्पाद सेवा के रूप में परिवर्तित करने के लिए सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में एक इंक्यूबेशन पॉलिसी अर्थात नए उद्योग शुरू करने के लिए आदर्श वातावरण बनाने की शुरुआत की है। सरकार ने दिल्ली के युवाओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 6 उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रारंभिक राशि प्रदान की। वे 6 संस्थान हैं: अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी महिला तकनीकी संस्थान, इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान तथा शहीद सुखदेव व्यवसाय अध्ययन कॉलेज। इनमें से प्रत्येक को 1.5 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया गया है। सबके नजदीक सस्ती और अच्छी सेवाएं मुहैया कराना मेरी सरकार की उच्च वरीयता है। सरकार ने निवारक स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और सरकार का प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुगम और सस्ता बनाया जाए। अच्छी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने 1000 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है। एक ऐसा क्लिनिक पीरागढ़ी में खोला जा चुका है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग समयबद्ध रूप से अपेक्षित संख्या में नए क्लिनिकों के निर्माण में प्रयासरत है। इसके अलावा 22 आम आदमी पॉलिटेक्निक स्थापित किए गए हैं तथा और 64 पॉलिटेक्निक बनाए जाएंगे। हर पॉलिटेक्निक में मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग, ENT के विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को भी मजबूत बनाया जाएगा। अभी 39 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, 6 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 260 एलोपैथिक डिस्पेंसरी, 58 प्राथमिक अर्बन हेल्थ सेंटर, 36 आयुर्वेदिक, 18 यूनानी तथा 101 होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 25,000 डॉक्टरों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं ली जा रही हैं। सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि दिल्ली सरकार के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाओं की सूची की सभी दवाइयां और सामान 1 फरवरी से इलाज के लिए नागरिकों को मुफ्त दिया जा रहा है। सरकार ने सभी निदान सेवाओं के लिए जाने वाली शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। बजट ने कम अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने से सरकार के बजट को जनता के हित कार्यों में प्रयोग किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक बनाने के लिए सरकार के नए अस्पतालों का निर्माण और वर्तमान अस्पतालों के विस्तार का कार्य प्रारंभ किया गया है। कैट्स एम्बुलेंस की संख्या को 100 बेसिक तथा 10 आधुनिक सुविधाओं के परिणाम एम्बुलेंस से बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिनकी प्राप्ति के लिए आदेश दिए जा चुके हैं। दिल्ली में 4 अलग अलग संस्थानों पर मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस मेड्स के उत्पाद के उपकेंद्र खोलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा दांत के इलाज के लिए आम आदमी पॉलिटेक्निक क्रांति नगर में खोले जाने का प्रस्ताव है। बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को तत्काल चिकित्सा, पुलिस सहायता तथा परामर्श के लिए दिल्ली में 5 अस्पतालों में एक ही स्थान पर
समस्त सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल तथा राव तुलाराम स्मारक अस्पताल में भी ऐसे केंद्र खोले जाएंगे। निजी अस्पतालों में गरीबों को EWS कोटे के अंतर्गत कम संख्या में भर्ती हो रही थी। निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतमंदों तथा अधिकतम पहुंचने के लिए सरकार ने निजी अस्पतालों की नकेल कसी और अब इन अस्पतालों में EWS के तहत भर्ती 35% से बढ़कर 75% हो चुकी है। नई पहल करते हुए दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सूचना प्रबंध प्रणाली द्वारा अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की सेवाओं को कंप्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया है। रोगियों को हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे जिनमें इलाज संबंधी सूचना होगी और इसका इस्तेमाल ऑनलाइन डॉक्टरी सलाह और जांच के लिए हो सकेगा। सरकार दिल्ली के सभी निवासियों के लिए सरकारी तथा निजी अस्पतालों में इलाज के लिए बीमा सुविधा स्कीम शुरू करने पर विचार कर रही है। मेरी सरकार के निर्णय और कार्यशैली में नागरिक का हित सर्वोपरि है। सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, दिल्ली पुलिस कर्मियों तथा होमगार्ड और सिविल डिफेंस के ऐसे कर्मियों के लिए जिन्होंने अपने कर्तव्य निर्वहन करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनके बलिदान को सम्मान प्रदान करने के लिए सरकार ने एक स्कीम की मंजूरी दी है, जिनमें उनके परिवार को सम्मानपूर्वक जीवन यापन के लिए 1 करोड़ रुपए परिवार के एक बच्चे को उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार वर्ग ग या वर्ग घ के पद पर नौकरी दी जाएगी। अगर उसे संबंधित सेना पुलिस संगठन में नौकरी न मिले। कृषि क्षेत्र में संकट तथा किसानों की निराशा की स्थिति, किसानों की बढ़ती हुई आत्महत्या तथा कृषि उत्पादन के निराशाजनक आंकड़ों के कारण किसानों के हित में कुछ बड़े फैसले लेने का समय आ गया है। बेमौसम बरसात और ओलों के कारण दिल्ली के जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, मेरी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में उन्हें 20,000 रुपये प्रति एकड़, 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा राशि दी। शायद देश में पहली बार किसानों की निराशा को कम करने के लिए इतनी बड़ी सहायता राशि दी गई। इस निर्णय से दिल्ली ने एक महत्वपूर्ण मापदंड स्थापित किया है। दिल्ली सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। न्यूनतम मजदूरी दिल्ली संशोधन विधेयक 2015 विधानसभा में पारित किया जा चुका है और इस पर केंद्र सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। इस विधेयक का लक्ष्य कामगारों के अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने का दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान। कामगारों का एक बड़ा वर्ग होते हुए भी असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और लाभ प्राप्त नहीं है। दिल्ली में बनाए गए सुविधा केंद्रों के जरिए इन कामगारों के पंजीकरण का कार्य जिला स्तर पर शुरू किया गया है। प्रथम चरण में 1 लाख कामगारों को पंजीकृत किया गया है। सरकार ने श्रमिक विकास मिशन की शुरुआत की है, जिससे निर्माण कार्यों में लगे कामगारों और उनके परिवारों को न्यूनतम मजदूरी तथा बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकें। मेरी सरकार समाज कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की स्कीम और सेवाओं के द्वारा गरीबों, असहायों, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के निचले तबकों के लोगों के उत्थान का काम कर रही है। नेशनल प्रोग्राम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के तहत समाज कल्याण विभाग प्रत्येक वर्ष दिल्ली के विभिन्न जिलों में कैंप कराता है, जहां विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण पत्र, DTC बस पास, आर्थिक सहायता के फॉर्म, सरकारी अस्पतालों में अपंग बच्चों का पंजीकरण, अपंग व्यक्तियों को SDM कार्यालय के पहचान पत्र आदि को एक ही जगह से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाती है। वृद्ध नागरिकों की देखभाल के लिए सरकार 3 वृद्धाश्रम चला रही है और आगे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इस कार्य के लिए दिल्ली में 10 स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। वर्तमान वित्त वर्ष में वृद्धावस्था सहायता स्कीम के अंतर्गत 3,84,545 लोगों को लाभ पहुंचा।
परेशानी से जूझ रही महिलाओं की सहायता के लिए दिल्ली पेंशन स्कीम टू विमेन इन डिस्ट्रेस के अंतर्गत 1,53,447 महिलाओं को पेंशन दी गई। बेटी की शादी के लिए गरीब विधवाओं को तथा अनाथ बालिकाओं को वित्तीय सहायता स्कीम के अंतर्गत 2,334 लोगों को लाभ मिला है। यद्यपि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, मेरी सरकार तथा तथ्य के प्रति सचेत है कि ये स्थान प्रवासी कामगारों का निवास है, जो आम परिवारों से अलग रहते हैं और दिन में एक बार भी पौष्टिक भोजन नहीं कर पाते। इसके लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 में दिल्ली के अलग अलग भागों में आम आदमी कैंटीन खोलने का निर्णय लिया है, जहां गरीब जनता को कम कीमत पर पौष्टिक भोजन मिलेगा। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने और जनता तक इनको पहुंचाने के लिए ईमानदार प्रशासन होना आवश्यक है। मेरी सरकार प्रशासन और पारदर्शी सेवाएं कुशलता से प्रदान कर रही है। मेरी सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है और सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता लाने का हर संभव प्रयास कर रही है। दिल्ली जन लोकपाल विधेयक 215 इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे विधानसभा में 30 नवंबर 2015 को पारित किया गया। ये केंद्र सरकार में विचाराधीन है। नागरिकों की शिकायत के निवारण के लिए सरकार ने जन शिकायत निवारण प्रणाली नामक कंप्यूटरकृत प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्रणाली से नागरिकों की शिकायत की निगरानी करने और समयबद्ध रूप से उनका समाधान किया जा रहा है। दिल्ली सरकार नागरिकों के समयबद्ध सेवा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। विधानसभा में दिल्ली समयबद्ध रूप से सेवाओं की प्रति का नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक 2015 पारित किया जा चुका है। संशोधनों का उद्देश्य किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के दायित्व निर्धारण करना और इनसे दंड वसूलना है। जवाबदेही तय करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरी सरकार का संकल्प है कि नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अनावश्यक कागजी कार्रवाई को समाप्त किया जाए और प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। सरकार की स्व सत्यापन की पद्धति शुरू की है और विभिन्न सेवाओं के लिए पहले तैयार किए जाने वाले 200 प्रकार के शपथ पत्रों को 1 दिसंबर 2015 से समाप्त किया गया। माननीय सदन के सदस्यों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि राजस्व विभाग के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नागरिकों को एसडीएम के कार्यालय नहीं जाना होगा। 1 दिसंबर 2015 से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से नागरिक विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिनकी निगरानी कर सकेंगे और प्रमाण पत्र भी पा सकेंगे। इस सेवा में दिल्ली की जनता का समय बचेगा और शासन की आगामी स्तर पर भ्रष्टाचार के करीब समाप्त हो जाएगा। दिल्ली के नागरिकों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्ट्रीट लाइट्स बहुत महत्वपूर्ण। सरकार ऐसी सभी अंधेरी संस्थानों की पहचान कर रही है जहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, यह काम नहीं कर रही। इसे समयबद्ध रूप से ठीक किया जा रहा है। सरकार ने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्णय लिया है। कानून के पालन को मजबूती देने के लिए दिल्ली देश का पहला राज्य बन चुका है जहां गवाह सुरक्षा के लिए 30 जुलाई 2015 को दिल्ली गवाह सुरक्षा स्कीम 2015 अधिसूचित की गई। इस स्कीम में खतरे की संभावनाओं के आधार पर गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत सभी लाभग्राहियों की पहचान का कार्य पूरा कर लिया है। दिल्ली कैंट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को भी लागू कर दिया गया है। इससे उपभोक्ता अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी भी दुकान में राशन ले सकता है। उचित दर दुकानों में खाद्य सामग्री के वितरण के कार्य को सुचारू बनाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 40 उचित दर दुकानों पर ऐसे यंत्र लगाए हैं जहां बायोमेट्रिक पहचान के बाद ही राशन दिया जाता है। इस महत्वपूर्ण परियोजना को चालू होने से केवल सही उपभोक्ता ही
राशन प्राप्त कर सकेगा। मेरी सरकार ने बिल बनाओ इनाम पाओ नामक अभिनव स्कीम चलाई है। इससे नागरिकों को अधिकार मिला है कि वैट विभाग का हिस्सा बनकर कर चोरी की समस्या को रोक सके। इस स्कीम में खरीदे गए सामान के बिल के प्रति वैट विभाग को भेजकर लॉटरी के ड्रॉ में भाग ले सकता है और इनाम जीत सकता है। इससे जनता में एक और तो सामान की खरीदी का बिल लेने के लिए आकर्षण पैदा हुआ है तथा वैट विभाग को किसी भी व्यापारी की बिक्री का आकलन करने का माध्यम मिला। दिल्ली की अवसंरचना के विकास का मुख्य भाग फ्लाईओवर नेटवर्क का विस्तार। ये सरकार की प्रतिबद्ध कार्यसूची है। सरकार ऐसी अनेक परियोजनाओं को तय समय के से पहले और अनुमानित लागत से बहुत कम लागत से तैयार किया है। समय से पूरा करने और भ्रष्टाचार दूर करने से सरकारी खजाने के सैकड़ों रुपए की बचत हुई। इसी वित्तीय वर्ष में जिन एलिवेटेड कॉरिडोर योजनाओं को पूरा किया गया है वो हैं रिंग रोड पर आज़ादपुर से प्रेमबाड़ी तक, आउटर रिंग रोड पर मंगोलपुरी से मधुबन चौक तक, मधुबन चौक से मुकरबा चौक तक, आउटर रिंग रोड पर बुराड़ी चौक पर फ्लाईओवर, स्वरूप नगर अंडरपास के नज़दीक लिबासपुर ब्रिज। मेरी सरकार का इरादा है कि अगले 1 वर्ष में इन एलिवेटेड कॉरिडोर स्थानों को भी पूरा कर लिया जाएगा। यह है सराय काले खां से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक बरापुला नाला पर एलिवेटेड रोड की उपयोगिता स्पष्ट हो चुकी है और समय और ईंधन की बचत को देखते हुए इसे INA को बढ़ाया जा रहा है। सराय काले खां से मयूर विहार तक बारापुला नाले पर एलिवेटेड कॉरिडोर फेज 3 की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये कार्य दिसंबर 2017 में पूरा होने की संभावना है। विकासपुरी से मीरा बाग का कॉरिडोर, आउटर रिंग रोड पर 2 फ्लाईओवर जो मुकरबा चौक से वजीराबाद तक 2 लूप तथा नाले के आर पार 2 पुलों के साथ बनेगा। इसके निर्माण से विकासपुरी से वजीराबाद लगभग 22 किलोमीटर तक कोई सिग्नल नहीं होगा। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मेरी सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग का कार्य इस वित्तीय वर्ष से बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। बेहतर यातायात प्रबंधन और पैदल यात्रियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए 11 बड़ी सड़कों का नया डिज़ाइन बनाया जा रहा है। दिल्ली में यातायात के आवागमन में सुगमता और तेज़ी लाने के लिए 10 नए कॉरिडोरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के नगर निगमों के समन्वय से नवंबर 2015 में स्वच्छ दिल्ली अभियान चलाया और अलग अलग भागों से मलबा और कूड़ा करकट की सफाई की। महिलाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। PWD ने 46 प्रमुख अंधेरे संस्थाओं की पहचान की है और 42 अंधेरे स्थानों पर समुचित लाइट लगाई है। बाकी कार्य इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाए। PWD आगामी वित्त वर्ष के दौरान CCTV कैमरा लगाने के कार्य में तेजी से लाएगी। सरकार का संकल्प है कि वे नियमित और अवैध कॉलोनियों में रहने वाले सभी नागरिकों को सड़क, सीवर, बरसाती पानी की नालियां तथा स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेगी। सरकार ने सभी कॉलोनियों के विकास कार्य करने के लिए विभागों को निर्देश जारी कर दिए। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए मंत्रिमंडल ने नए नियमों का अनुमोदन कर दिया है और भारत सरकार में ऐसी सभी अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित करने का अनुरोध किया है, जिसमें 1 जनवरी 2015 तक 50% से ज़्यादा भाग पर निर्माण हो चुका है। अगले वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली शहरी आश्रम सुधार बोर्ड सभी स्लम और झुग्गी झोपड़ियों में आधुनिक शौचालय बनाएगा, जिससे वहाँ के निवासी गरिमापूर्ण जीवन यापन कर सकें। मेरी सरकार ये सुनिश्चित करना चाहा है
कि अत्यधिक सर्दी के महीनों में आश्रय न मिलने के कारण किसी के प्राण न जाएं, और इसके लिए सरकार ने 2015-16 की सर्दियों में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को नाइट शेल्टरों में शिफ्ट करने का कार्य और नाइट शेल्टरों के प्रबंध को प्रभावी रूप से संभाला। मेरी सरकार दिल्ली के सभी नागरिकों को पाइपलाइन से जल पूर्ति प्रदान करने की दिशा में कार्यरत है और अगले 2 वर्षों में संपूर्ण कार्य पूरा हो जाए। इसके पश्चात टैंकर माफिया का अंत हो सके। अवैध कॉलोनियों में पानी और सीवर के कनेक्शनों के लिए सरकार ने नए कनेक्शन के लिए शुल्क को 80% तक कम कर दिया है। इसके पिछले 1 वर्ष में 1,42,00,000 परिवारों को नए कनेक्शन मिले। दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली के सड़क परिवहन का आधार है, जिससे 5,400 बसें NCR रीजन के 560 रूटों पर चल रही हैं। सरकार इस वर्ष इस बेड़े में 1,000 नई लो फ्लोर बस जोड़ेगी। महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए DTC की बसों में बस मार्शल तैनात किए गए हैं। इन्हें होमगार्ड तथा सिविल डिफेंस से लिया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए DTC ने पहली बार 40 महिला बस कंडक्टरों को भर्ती की, जिनमें लेडी स्पेशल बसों में तैनात किया गया है। DTC के रोहिणी और राजघाट डिपो में इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीनों और ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन प्रणाली का बड़े पैमाने से प्रयोग शुरू हो गया है। जून 2016 में DTC का समस्त परिचालन इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन से होगा। मेरी सरकार ने प्रारंभिक तौर पर 200 DTC बसों में CCTV कैमरे लगाए। शेष बसों में कार्य अगले वर्ष तक पूरा किया जाएगा। DTC की कुछ बसों में दिसंबर 2015 से फ्री वाईफाई सेवा शुरू की गई। मेरी सरकार दिल्ली के नागरिकों को भरोसेमंद, सुरक्षित और सस्ती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। पूछो ऐप के माध्यम से जनता बस के समय की वस्तु स्थिति को पता लगा सकती है। सरकार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण और नई बसों की खरीद के लिए प्राथमिक आवश्यकता को देखते हुए बस डिपो की संख्या बढ़ाएगी। रेवला, खानपुर, दिचाईकला, कड़कड़ी नहर, पवाना सेक्टर 1 तथा द्वारका सेक्टर 22 में नए डिपो बनाए जा रहे हैं। सरायकालेखा अंतर्राज्यीय बस अड्डा को आधुनिक बनाने के साथ साथ इस वर्ष द्वारका बस अड्डे को भी तैयार किया जा रहा है। दिल्ली में मेट्रो की कुल रूट लंबाई 2016 तक 330 किलोमीटर हो जाएगी। दिल्ली सरकार इसी कार्य के लिए दिल्ली मेट्रो को पूरा सहयोग करेगी। सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करने वाली दिल्ली की सभी नागरिकों को ई-रिक्शा को अपना गंतव्य तक पहुंचाने की सुविधा होती है। मेरी सरकार ने ई-रिक्शा चालकों को कानूनी लाइसेंस देने के लिए पंजीकरण के कार्य को पारदर्शी और सस्ता बनाकर आसान कर दिया है और 5,000 से ज़्यादा ई-रिक्शाओं को इस वर्ष में पंजीकृत किया गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ऐसे सभी उपाय करेगी जिससे हमारा शहर भावी पीढ़ी के लिए रहने योग्य बना रहे। सरकार अपने कार्य और प्रयासों में नागरिकों को सहभागी बनाएगी। वायु प्रदूषण को मुकाबला हमारे नागरिकों के सक्रिय सहयोग से ही संभव है। जनवरी 2016 में पहले पखवाड़े में ऑड इवन फार्मूला के प्रयास की नागरिकों में बहुत सराहना की और इस स्कीम को अप्रैल 2016 को दूसरे पखवाड़े में दौरान दोबारा शुरू किया। इस प्रयास से न केवल वायु प्रदूषण में कमी आई, अपितु नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं भी प्राप्त हुई। मेरी सरकार ने प्रत्येक माह के 22 तारीख को दिल्ली के विभिन्न भागों में कार फ्री डे का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। जिले में 6ठी कार फ्री डे का आयोजन किया जा रहा है। मेरी सरकार केंद्र सरकार में राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नागरिकों की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए भरपूर समर्थन चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, मैंने दिल्ली
सहभागी शासन के लिए प्रशस्त करने के हेतु मेरी सरकार की उपलब्धियां और कार्य योजना की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको इस सत्प्रयास में सफलता प्राप्त हो। जय हिंद।